हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं और मैं हूं इरफान ज़हीर। तो नाज़रीन, आप सबको सुनो न्यूज़ की क्रिकेट एशिया स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो में हम खुशामदीद कहते हैं। कल से हमने अपने प्रोग्राम्स का आगाज़ किया था और जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक हम आपके साथ रोज़ाना होंगे, तमाम मैचेस पर तबसरा करेंगे, तज्जिया करेंगे। और तज्जिया कौन करेगा जनाब? हमारे साथ द लेजेंड रमीज़ राजा मौजूद हैं, सर आपको वेलकम कहते हैं शो में। और साथ हमारे साथ शुमाइला चौधरी हैं। शुमाइला, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आयशा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें रिस्पांस आया और बेतहाशा लोगों ने हमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया। खासतौर पर रमीज़ भाई को तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमारे बेतहाशा कॉल्स और मैसेज मसूल हुए। अच्छा, कल पहली बार इरफान नंबर दिया था हमने, इतनी कॉल्स आई कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो मुझे वो तब भी दिखा रहे थे कि देखिए अभी तक कॉल्स का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम है, उसके अंदर हम लिमिटेड लोगों की कॉल्स ले सकते हैं, बट उसके लिए एक शॉर्ट वे ये मौजूद है कि आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उसमें रिकॉर्ड करके, बट उसकी कोशिश करें कि 30 सेकंड से कम उसकी मुद्दत हो, वो हमें शेयर कीजिए। हम आपका वीडियो मैसेज प्ले करेंगे और ऑब्वियसली रमीज़ हसन राजा हमारे साथ होंगे, वो उसका आंसर करेंगे। रमीज़ भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, लोग जानना चाह रहे हैं, वो आपसे करें। एशिया कप से की तरफ बढ़ने से पहले सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों ने बहुत पूछा, और जब आप चेयरमैन पीसीबी थे तब भी उस पर काफ़ी बात की गई, वो पीजीएल है। राइट, हमेशा हम बात करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। अब इसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि आपका जो विजन था ओबियसली बड़ा क्लियर था कि बच्चों को हमने शोकेस करना है, बड़ा प्लेटफॉर्म देना है हमने, और परफॉर्मेंस देकर दिखाएं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जब आएँ तो उनको प्रॉब्लम ना आए। अब जो एक्स क्रिकेटर हमारे थे उन्होंने दो बातें की। एक का कुछ का मानना ये था कि आप जो 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, प्रॉब्ली शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना चाहिए था, हमारे डोमेस्टिक पे करते तो रिजल्ट डिफरेंट होता। कुछ का मानना ये था कि ये आप इतने छोटे बच्चों को अगर T20 फॉर्मेट पे डाल देंगे तो ये उसी डगर पे चल पड़ेंगे और इनका जो एक माइंडसेट है वो शॉर्टर फॉर्मेट पे बन जाएगा, लंबे फॉर्मेट पे नहीं आ सकेगा। आप प्लीज़ इसको क्लियर कीजिए। देखिए, पहले तो T20 का जो फॉर्मेट है ना, ये कमर्शियली एक सक्सेसफुल फॉर्मेट है। दुनिया की जितनी लीग्स होती हैं जहाँ पे जाके बाबर आजम एंड कंपनी, इंडिया के क्रिकेटर्स, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स पैसे बनाते हैं और एक लिमिटेड विंडो होती है एक स्पोर्ट्समैन की, वो T20 है। तो ये आप इसको मत रद्द करें कि जैसे कि ये बहुत ही कोई एक जो अनइम्पॉर्टेंट सी एक सेगमेंट है जी। इसकी एक वैल्यू है और इस वक्त ये दोनों दूसरे फॉर्मेट्स को, यानी कि टेस्ट क्रिकेट को और 50 ओवर्स को टफ टाइम दे रही है। ऐसे ही किसी वजह से यहाँ पे लोग जाके खेलते हैं ना, तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा, अगर आपको PSL की टीम्स बढ़ानी है तो पीछे से टैलेंट तो आएगा ना कहीं से। ठीक। तो अगर वो टैलेंट ने आना है तो उसको एक फलने फूलने का मौका देना, एक प्लेटफॉर्म देना। ये तो नहीं हो सकता कि ये PSL यहाँ खड़ी है, दो टीम्स ऐड होती हैं तो स्टैंडर्ड लो हो जाता है, क्योंकि इतने कहाँ से आएंगे? 30 या 40 आपको पाकिस्तानी टैलेंट के बच्चे चाहिए या यूथफुल चेहरे चाहिए। उसकी भी प्रिपरेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट था। तीसरी चीज़ ये है कि हमने एंग्रो के साथ मिलके एक बच्चों का 100 बेस्ट का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो अभी भी चल रहा है। वो 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। एंग्रो जो है वो दुनिया के बेस्ट कोचेस मंगवा के PCB को देगा और हम 100 बेस्ट, जिसमें अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15, वो उम्रें जहाँ पे आप कोई उनकी चेंज ला सकते हैं टेक्निक में, उसके ऊपर दुनिया के बेस्ट कोचेस लगाएंगे। जब ये 100 तैयार होएगा बच्चा तो इसको आगे लेके जाना है ना। बिल्कुल, आगे जब लेके जाना है तो फिर जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फिर इतनी गुर्बत है। ये असल में जो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया, एक दफ़ा यहाँ पे ऑल स्कूल्स का टूर्नामेंट हो रहा था। अगर आपके पास 1 मिनट है तो जी, श्योर, हमारे पास आपके लिए टाइम है। क्या हुआ कि यहाँ पे ऑल स्कूल्स का पंजाब में टूर्नामेंट हुआ। उसमें 3 बच्चों ने स्कूल क्रिकेट में 250 स्कोर कर दिया एक इनिंग्स में। तो जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक मेला सजाया, फाइनल कदाफी स्टेडियम में हुआ, तो ऐसे बच्चों को एक किट बैग दे दिया। तो मैंने कहा सर ये किट बैग तो ज्यादती है, मैं स्कूल क्रिकेट खेला हुआ हूँ, 250 स्कोर करना मीन्स कि उस बच्चे में टैलेंट है। बिल्कुल। तो फिर मैंने उन 3 बच्चों को बुलाया और मैंने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ आना, अपने PE टीचर के साथ आना, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ आना, ताकि हम तुम्हें पैसे दे सकें। ठीक, क्योंकि आजकल का तो मैंने उन 3 बच्चों को हमने 5-5 लाख रुपया दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो बच्चा आया जिसने 250 स्कोर किया था, तो उसके वालिदैन भी बैठे हुए। तो मैंने कहा तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? कहते जी वो बैठे हुए, तो वो 200 की धाड़ी पे हैं
ओहो, अच्छा तो मैंने कहा कि इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि ये आगे क्रिकेट खेल सकेगा, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो तो उसका बाप कहेगा कि जाके मेरे साथ काम काम करो। क्योंकि नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो फिर मुझे ये ख्याल हुआ कि ऐसे बच्चे हमारे ज़ाया हो जाएंगे, कई टैलेंटेड। जी। तो उनके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल्स के हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है। और फिर इंटरनेशनल डग आउट हमने क्रिएट की, जहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन बच्चा था, एक श्रीलंकन बच्चा था, पाकिस्तान के बच्चे थे, फिर उसमें जो डग आउट इंचार्ज थे उसमें विव रिचर्ड्स था, रिचर्ड्स, शाहिद आफरीदी थे, बहुत बड़े बड़े जावेद मियांदाद आए, मियांदाद शेख थे, मलिक। कॉलिन मनरो थे। Yes. और उसका मकसद ये था कि एक जो इनमें हमारी शाइनेस है ना बच्चों में, एक तो वो ख़त्म हो, बिलीफ क्रिएट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, पाकिस्तानी बच्चा जो है वो इंटरनेशनल डग आउट का कप्तान हो, और फिर उसको उस विंडो में 15 दिन की विंडो में $17,000 मिल रहे थे। क्या बात। जबरदस्त। अच्छा सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, वो हमारे नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान ने ज़बरदस्त शानदार आगाज़ किया है और मतलब हम लोग तो होस्ट थे, हमने होस्ट होने का लगता है पूरा पूरा हक अदा कर दिया है। और सोने पे सुहागा अगर हम बात करें, कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी की, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। शायद जीत में जो की रोल प्ले किया है वो इन दोनों की सेंचुरी नहीं किया ऐसे है। ही। अच्छा अमित भाई, बाबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं उसमें एक और बात पूछना चाह रहा था। एक और डिस्कशन इसमें ये हो रही थी पीजीएल के हवाले से कि आप स्क्रूटनी कैसे कर रहे हैं, जो 100 बच्चों की हम सिलेक्शन हो रही है। स्कूल ओबियसली हमारा ग्रास रूट लेवल है, उधर से बच्चा आ रहा है, और स्कूल में क्रिकेट होगी तो वही लड़का बनेगा, क्योंकि वही एज है। आपने हमेशा इस पे बड़ा एम्फेसाइज किया कि स्कूल का बच्चा अगर खेलेगा तो वो क्रिकेटर बन सकता है। देखिए यहाँ पे पता नहीं हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हैं, बैंक्स वगैरह का, मगर एक बहुत बड़ा बैंक जो है वो ऑल पाकिस्तान स्कूल क्रिकेट करवा रहा है। ठीक है। पिछले साल से शुरू किया है। फिर हमारे अंडर 17 के मैचेस होते हैं, अंडर 15 होती है पीसीबी जो उसको करता है, अंडर 19 आपको पता है। तो ये जो उसमें से बेस्ट लॉट है उसको लेके आए, ठीक। और फिर उनको 3 महीने, ये नहीं है कि 15 दिन 20 दिन, 3 महीने इकट्ठे रख के फिर हमने एक स्कूल सिस्टम बीकन हाउस को कहा कि आप इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाई देंगे। ठीक है। अच्छा, सो वो मुफ्त पढ़ाई देते हैं ताकि हम एक ऑलराउंड क्रिकेटर निकाल सकें, ताकि जब वो जाएं तो एक एम्बेसडोरियल रोल होता है क्रिकेटर का, तो उस पे वो पूरा उतर सके। बिल्कुल ठीक है। अब वापस आते हैं अच्छा बाबर की बिल्कुल, तरफ। बाबर की तरफ आएंगे, लेकिन शुमाइला आपकी तरफ आना चाहेंगे। कुछ स्टेट्स आप शेयर करना चाह रही हैं, जरा उस हवाले से भी हमें इन्फॉर्मेशन दें। जी बिल्कुल, बांग्लादेश और श्रीलंका के अभी तक के जो टोटल मैचेस हैं वो 51 ओडीआई खेले हैं इन्होंने दोनों ने, और 40 विन किए हैं अब तक श्रीलंका ने, और बांग्लादेश ने जो है वो 9 टोटल जो है वो विन किए हैं। अच्छा, तो मतलब बांग्लादेश को आज घर चले जाना है। श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा है। आज उनको मौका ओवर दे देना चाहिए। अच्छा, आज का मैच भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, लेकिन अगर हम कल के मैच की बात करें जी, जी। तो कल का मैच तो ऐसा था कि हमने इतना अच्छा वेलकम किया अपनी मेहमान टीम को। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको सबकी कैसी लगी? देखिए ये बिल्कुल सही मार पड़ी है नेपाल को, इसलिए कि जब एक थोड़ी सी कम टैलेंट वाली टीम खेलती है नंबर 1 रैंक साइड से, तो डिफरेंस पता चलना चाहिए। Exactly. सो ये इतनी मैसिव विन है, और मेरे ख्याल में सेकंड बेस्ट है, ये एशिया कप में पाकिस्तान की बेस्ट विन है अच्छा। नंबर ऑफ रन्स के हिसाब से, और सेकंड बेस्ट है इंडिया की, हमसे बेहतर है थोड़ी सी। तो ये बिल्कुल ठीक हिसाब किताब हुआ है, ये डिज़र्व करते थे, और पता भी चल जाता है, उनके लिए वेकअप कॉल है नेपाल के लिए कि अगर आपने बड़ी टीम के खिलाफ खेलना है और बड़े सर्किट में आना है तो फिर आपको मेरे ख्याल में 20-25 चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, और उनको जोर टेक जो मिला है वो ठीक मिला है। अच्छा अमित भाई, हम अगर श्रीलंका और बांग्लादेश के हवाले से भी कुछ बात करें, हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि सेम वही चीज़ें कर रही है जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो प्रॉब्लम थे, श्रीलंका के भी ऐसे बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस उनकी आती है, सवाए एशिया कप और रजा पस्का की एक इनिंग्स हमें लेके बैठ गई और हम फाइनल उसमें लॉस करके बड़ी अच्छी पोजीशन में थे हम। क्या आपको लगता है क्या बेसिक प्रॉब्लम श्रीलंकन टीम के हैं जिनकी वजह से ये लड़के जेल नहीं हो पा रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे? इवन जब मिकी आर्थर कोच थे थोड़े से ग्लिम्सेस नजर आए, बट आफ्टर दैट फिर वही इसी एक। देखो मेरा एक मानना है, हर सिस्टम का ना एक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड से मुराद ये कि आप कितनी चाह रखते हैं टू बिकम द बेस्ट इन द सर्किट।
श्रीलंका जो मैंने अभी लंका प्रीमियर लीग भी मैंने कवर की थी, मुझे ऐसा लगता है बड़े छुई मुई से हैं ये क्रिकेटर्स। इनको इनको छींक भी आती है ना, हाँ, उनकी बात कर रहे हैं आप? छींक भी आती है तो ये लेट जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा अपने जो है ना, और अगर इंजरी वैसे हो जाती है हाफ इंजरी तो ये फिर हफ्ते का ब्रेक लेता है। अभी 4 इनके मेजर प्लेयर्स अनफिट हो गए। अनफिट हो गए, यस। तो उससे आपका एक तो जब आपका कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं होगा तो आप नीचे गिर जाएंगे। सो एक तो इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होना है जी। दूसरा टैलेंट भी लिमिटेड है। इनका जो टैलेंट है वो टेस्ट क्रिकेट में आपने देख लिया, पाकिस्तान ने दोनों टेस्ट मैच आराम से जीत लिए जी, ऐसे ही। और गॉल में खेले जहाँ पे ये हारते नहीं हैं। हाँ। तो वहाँ पे हम जीत गए, उसके बाद कोलंबो में जीत गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ये साइकोलॉजिकली और मेंटली इनको टफ होना है, मैं ये समझता हूँ। इसलिए जो बिट्स एंड पीसेस की परफॉर्मेंस होती है ना, वो कई दफ़ा टेम्परामेंट इश्यूज की वजह से भी होती है। अच्छा, ये भी नहीं है रवीश भाई कि इनके सारे लड़के नए हैं। हमने देखा टेस्ट स्क्वाड के अंदर भी इनके ऑलमोस्ट 9-10 लड़के ऐसे थे जो कंटिन्यूसली 2-3 साल से खेल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं वो जो एक मोमेंटम आपको चाहिए होता है वो अच्छा, नहीं इनका मिल जो पा रहा। पीछे है ना, अब देखो इनकी जो फर्स्ट क्लास टीम्स है ना, वो कोई बेइंतहा ज़्यादा है। इनके जो जनरल बॉडी के जो वोट्स हैं ना, अगर पाकिस्तान में 10 वोट्स से आप चेयरमैन बनते हैं तो वहाँ 140 वोट है। ओहो। तो वो एक तरह से पॉलिटिकल एक बेढंग सा निज़ाम है वहाँ पे। और कई दफ़ा जो है वो इतना टैलेंट है नहीं जितनी टीम्स हैं इनके पास, क्योंकि ज़्यादा टीम से फिर आपका टैलेंट भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, फिर कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। देखिए आपके फेज़ होते हैं, कभी आपके पास शाहिन शाह अफरीदी, कभी आपके पास नसीम शाह, कभी हारिस राउफ मिल जाते हैं। कई दफ़ा एक बैरन रन होता है, एक ड्राई रन होता है जहाँ पे इस तरह के प्लेयर्स नहीं आते। तो श्रीलंका का वो जो एक थी ना, मुरलीधरन, संगाकारा, महिला, चमिंदा वास, उसके बाद एकदम से ये नीचे गए, और इसलिए भी गए कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। सर्किट में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, और फिर इनकी सिस्टम भी जो है ना, वो आई थिंक उतनी पॉपुलर भी गेम श्रीलंका में नहीं रही है क्रिकेट जितनी आज से 10 साल पहले। अच्छा, आज के मैच की भी पॉलिटिक्स का भी बड़ा पॉलिटिक्स है, बिल्कुल। हमारे भी, हम भी कल भी जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है पॉलिटिक्स का। अच्छा, हम इस मैच पे भी बात करेंगे जो कि आज होने जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कल के मैच का थोड़ा सा हम खुलासा भी पेश करना चाह रहे हैं। जरूर। बाबर आजम इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, और चचा भतीजा पूरे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि चचा भतीजा ने मैच जितवा दिया। कैसी ओवरऑल मैं कल अपना क्योंकि मैंने भी 5000 स्कोर किया हुआ ओडीआई में, तो मैं रिकॉर्ड देख रहा था बाबर आजम वर्सेस अपना। तो वैसे तो मैं यहाँ एक्सपर्ट बैठा हुआ हूँ, मगर मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने 164 या 63 इनिंग्स में 5000 किया, उसने 94 इनिंग्स में कर। सो आप सोच सकती हैं कि हम ये बाबर आजम के एरा में रह रहे हैं, और इसको हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ, वो है। बाकी विव रिचर्ड्स का तोड़ा है जी। विव रिचर्ड्स हमारे जब हमारी जो एरा था या हमारी जो नस्ल थी, उसमें उससे बड़ा कोई बैट्समैन पैदा नहीं हुआ। वो हमारे लिए जो था ना, वो यहाँ था, बाकी हम यहाँ पे थे। तो उसका रिकॉर्ड तोड़ देना, फिर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये 19 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। अब यही है कि बस ये लग ना जाए रिकॉर्ड के पीछे, मुझे ये भी डर लगता है। अच्छा जी, इफ्तिखार की शानदार सेंचुरी हमने देखी। रवीश भाई, इनकी पहली सेंचुरी ओडीआई में, और हमने देखा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये रखते हैं। साउथ कील का जब कंपैरिजन की हम कल बात कर रहे थे, तो यही एक चीज़ हमें मिसिंग पार्ट नज़र आ रहा था कि एक मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा हमें पावर हिटर चाहिए, क्योंकि हमें फिनिश करने के लिए कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं। हमारे पूरे वो जो 4-5 लड़कों का पूल है, सलमान याग की बात करें, रिजवान की बात करें, जो बड़ी हिटिंग कर सके, शादाब और नवाज कर सकते हैं, बट उस तरह की बड़ी जिस तरह इन्होंने हिटिंग की, ऐसा प्लेयर नहीं है। तो आपको लगता है कि ये इनिंग्स इनके लिए बड़ी अच्छी होगी, और पाकिस्तान की जो कम्बिनेशन है बैटिंग का, उसको भी सूटेबल होगी? देखिए, कल मैंने यही बात की थी कि 100-100 होता है। चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट करें या आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करें, उससे कॉन्फिडेंस आता है। एक तो बहुत बड़ी बात ये है, और फिर जिस नंबर पे इन्होंने जाके हिटिंग की है, ये इतना स्कोर ना होता अगर इनकी हिटिंग ना होती तो। क्योंकि बाबर आजम तो देखे ना, वो संभाला देते हैं, उसके बाद उनके जो लास्ट के 50 थे उसमें एक्सलरेशन थी, इन्होंने 60 बॉलों में 100 कर दिया। बिल्कुल। तो एक तो एडवांटेज बहुत मैसिव है। मुझे लगता है इफ्तिखार सर्टन पिचेस के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल मैं इनको हमेशा पिक करूंगा, क्योंकि ये पेस के अगेंस्ट अच्छा करते हैं। जहां गेंद फंसता है, स्पिन होता है, मैं इनको पिक नहीं करूंगा। तो इनका रियल टेस्ट अभी जो है वो शुरू होने वाला है। अफगानिस्तान है, भारत है, ये अच्छी टीम जो आएंगी ना,
वो उससे पता चलेगा ये कितने पानी में है। मैं ये समझता हूँ लेकिन कि इफ्तिखार ने भी तो कहा ना कि अब तक उनको ऐसा चांस नहीं मिला। सही आज कह रहे हैं वो, उनको सही मैच कह में रहे हैं। चांस मिला इसलिए वो इतना कर सके। सही कह रहे हैं, मगर ये भी नहीं हम कह सकते ना, बददुआ नहीं दे सकते कि टॉप ऑर्डर फेल होता रहे कि इफ्तिखार कर चांस सकते। होता रहे। अच्छा मे बी एक इनका जो फ्लॉ नजर आ रहा है इफ्तिखार का भी, और इवन समहाउ किसी हद तक बाबर के हवाले से भी कह सकते हैं, ये ऑफ द हैंड रीड नहीं करते, जैसे कल आपने भी इसमें एग्जांपल कोट की। तो ये आपको लगता नहीं है ये प्रॉब्लम हमारे प्लेयर का, और खास तौर पे जिस तरह की ये स्पिनिंग ट्रैक है और जितने क्वालिटी स्पिनर के अगेंस्ट इन्होंने खेलना है, इसको अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस सकती है और side ये हमारी। पीछे अंडर 19 अंडर 17 में भी सॉल्व करना है, जी क्योंकि हम फॉर्चुनेट थे कि जावेद मियादाद हमारे साथ खेले जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। उनसे आइडिया हो जाता है कि हाथ से क्या होना है। नेट्स में हम कॉल करते थे जब अब्दुल कादिर बॉल कर रहे होते थे कि लेग स्पिन है, ये गुगली है, ये फ्लिपर है, ताकि एक आपको आइडिया होता रहता है। और फिर पिच जहाँ पे गेंद होता है स्पिनर का, वहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि गेंद स्पिन अंदर विकेटों की तरफ हो रहा है या लेग स्पिन हो रहा है। तो ये आई थिंक हम जो हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा T20 खेलते हैं कि हम जी। फिर रिगार्ड नहीं करते हैं कि कई दफ़ा ओडीआई में आपको संभल के भी खेलना है यस और ठक्का लगाना है, रोकना हाँ, है। रोकना है। तो रोकने के लिए आपको गेंद को समझना और उसको स्पिन को रीड करना बड़ा ज़रूरी है। सो जब तक हाथ से नहीं रीड करेंगे ये फंसते रहेंगे। और और पाकिस्तान टीम अभी से नहीं है, ये मुझे याद है 99 वर्ल्ड कप जी 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 शेन वॉर्न पड़ गया था। पड़ गया, तो बिल्कुल ये ऐसा ही। जहाँ पे होता है ना स्पिन, वहाँ पे हम थोड़े से लटकते ये हैं। रिसेंट पास में 2019 में यादव ने, हमारे कुलदीप ने काफी आउट कर बिल्कुल, दिए बिल्कुल, सारों को, और ये मेरा ख्याल है कि हसरंगा, हसरंगा यहाँ पे ने हम out किया, वनडे yes। सीरीज हार गए थे। हाँ। हसरंगा आए थे, इवन out कर एशिया दिया। कप का जो फाइनल लास्ट ईयर हमारे हैं हसरंगा ने, उसमें बड़े आउट किए थे। बिल्कुल। ऑब्वियसली जी अभी डिस्कशन को अभी कंटिन्यू करते हैं, डिस्कशन ब्रेक का हमारी टाइम हो बहुत जाता है। जबरदस्त है होने वाली, और जैसे कि हम अभी गुज़श्ता मैच का ही कुछ खुलासा पेश कर रहे हैं, आज होने वाले मैच पे भी हम बात करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, आप देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। तो जनाब आज एशिया कप के ग्रुप बी की टीम्स बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच है, पालाकिल स्टेडियम में होने जा रहा है। तो रमीज, आज का जो मैच है स्टेडियम की, अगर हम ओवरऑल बात करें, इसमें आई गेस अब तक 33 मैचेस हुए हैं। आप इस स्टेडियम को कैसे देखते हैं प्लेयर्स के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, बॉलर्स के लिए स्ट्रेंथ करेगा या बैटिंग के लिए? ये अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि जो कोलंबो का सेंटर है ना, वहाँ पे नई पिचेस उन्होंने रीले की हैं जी। और वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टेस्टिंग स्क्वायर है, क्योंकि गेंद रुकता भी है, बैटिंग मुश्किल है। T20 में 140 रन करके टीम्स जो हैं वो मैच हार रही थी जी। तो दूसरा जो पाले के लिए कैंडी, ये थोड़ा सा बेहतर है, यहाँ पे गेंद आता भी है, यहाँ पे रन्स भी होंगे और ये हाउसफुल होने वाला है, क्योंकि जब वहाँ पे थे हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीरीज़ में, तो टिकट सब बिक गए थे भारत और पाकिस्तान के मैच के। सो मुल्तान थोड़ा सूना लगा मुझे क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू, मगर कैंडी जो है वो हाउसफुल होगा। अच्छा, कैंडी हाउसफुल होगा, लेकिन जैसे कि मैं इसकी कुछ स्टेट्स भी देख रही थी कि अब तक जो मैचेस जीते गए हैं, वो जिसने पहले बैटिंग करवाई है वो जीता है। तो क्या अगर बांग्लादेश या श्रीलंका में से जो पहले बैटिंग करेगा, लगता है कि उसके ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के? देखिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं ना। अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग होती है तो फिर आप रन्स को रोकने के लिए सेकंड बॉल करते हैं, तो पहले बैटिंग करते हैं, फिर स्ट्रेंथ पे खेलते हैं कि हम रन्स नहीं होने देंगे। और अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है तो फिर आप चेज करते हैं। बिल्कुल। तो ये अब देखना है कि, क्योंकि दोनों टीम्स जो है ना वो इंजरी के थ्रू इनकी वो पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं है। दोनों जो टीम्स हैं ये बैटिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर शायद कुछ ना कुछ काबू कर लें, क्योंकि Bowling की strength श्रीलंका वाली के इनकी 4 इंजरीज हैं, उनके मेजर प्लेयर्स को हैं। अच्छा। हाँ, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इंजरी हुई है, हालांकि इंजरी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए मगर है, इसलिए कि वो हसरंगा को हसरंगा को ही। हसरंगा जो है वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, वो फील्डर बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट बॉलर हैं, बैटिंग LPL में सबसे अच्छी की थी उन्होंने। तो उनके बाहर होने से बड़ा फर्क पड़ेगा श्रीलंका को। बाकी 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि 140 प्लस की स्पीड पे थे, वो भी नहीं खेल रहे हैं। तो और उस तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने ये मुकाबले ही नहीं जीते हैं। एशिया कप जो है वो फाइनल में 2 दफा आए हैं शायद, जी, उसके 2 बाद दफा हार लेकिन गए। अब तक हाँ जीते नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है उनको, एक मेंटल ब्लॉक तो है। और घर में खेल रहा है श्रीलंका, मुझे लगता है कि एडवांटेज होगा श्रीलंका। जी इस्माइल, आप? वैसे तो दोनों टीम्स की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है हम बैटिंग को मान लेते हैं, तो दोनों में से किस टीम को ज़्यादा फायदा होगा? देखिए, ये 50-50 है। दोनों की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ी सी कम है। मैं समझता हूँ कि शाकिब अल हसन जो हैं बांग्लादेश के, बिल्कुल, वो captain। जो हैं, हाँ,
वो की होंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं। इसी तरह से एक हृदय तौहीद नाम है, एक नया बच्चा आ रहा है, मेरे ख्याल में 20 या 21 साल की उम्र है। वो फ्यूचर का स्टार है दुनिया के लेवल पे, बांग्लादेश के लेवल पे नहीं है। अभी वो एलपीएल में इतनी मुश्किल पिचेस पे ब्रिलियंट बैटिंग की है। अच्छा, तो उसके ऊपर एक नज़र रखें। और फिर उसके अलावा मुशफीक जो है उनके मिडिल ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं जी। बांग्लादेश की दूसरी जो एडवांटेज है कि नए बॉल पे 2019 वर्ल्ड कप से लेके अब तक सबसे अच्छा उनका रिजल्ट है। और पार जो लास्ट के ओवर्स में सबसे अच्छी बॉलिंग करती है उनकी टीम, तो उनको एडवांटेज तो है। जो आप कह रही थी ना कि बॉलिंग उनकी है अच्छी, तो मैं समझता हूँ बॉलिंग के ऊपर जो है अभी भी यहाँ वो पर एक थोड़ा सा मुझे आप करेक्ट कर दें, ये शाकिबुल हसन या शकीबुल शाकिब। पहले से हमारा मसला बना हुआ है। ये बांग्लादेश में जो नाम है ना, ये वो अलग अलग करते हैं स्पेल, अच्छा। और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो अलग है। और इनकी कमाल यूनिकनेस ये है कि काफ़ी अरसे से, हम डेकेड से ज़्यादा हो गया कि ये टॉप 3 एज ए ऑलराउंडर रहते हैं, अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे है। अच्छा रवीज भाई, इसमें 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो अभी रिसेंटली आप उधर से होके आए हैं, ड्यू फैक्टर एक तो कितना इन्वॉल्व होता है, और जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको क्या एटलीस्ट टोटल आपके ख्याल में सेफ टोटल लगता है इसको टारगेट करना चाहिए? देखिए, ड्यू फैक्टर इतना नहीं था। अब मौसम क्या है, देखिए जब बादल आते हैं तो ड्यू नहीं होती है, जब क्लियर स्काई होता है तो ड्यू होती है, मगर इतना नहीं है। और बाकी जो है, मैं समझता हूँ कि अगर पिच अच्छी है तो आपका जो है मिनिमम 260-70 तो होने चाहिए। ठीक है। और इसके ऊपर आप फिर बेस कर सकते हैं अपनी विक्ट्री। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाकी बातें तो हम ओबियसली इस मैच के हवाले से करेंगे, बड़े टाकरे का भी थोड़ा थोड़ा जिक्र ज़रूर करें। ज़रूर। अब हमारा कम्बिनेशन, हमने कहा कि हमारी प्लेइंग 11 तो बड़ी बिल्कुल कंफर्म नज़र आ रही है कि यही लड़के हमारे 11 खेलेंगे। भारत के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि उसमें कोई क्या चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनका ओपनिंग स्लॉट भी अभी कोई ऐसा सच कंफर्म नहीं है। शुभमन गिल आ चुके हैं, रोहित शर्मा तो ओबियसली होंगे, नंबर 3 पे विराट हैं, ये 3-4 तो उनके चले फिक्स हैं, बट उनके मिडिल ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं है क्या होता है। फिर कैप्टनसी भी कई दफ़ा उन्होंने चेंज की, कभी वो रेस्ट देते हैं कुछ सीनियर प्लेयर को, हार्दिक पांड्या को भी हमने देखा उन्होंने चांस दिया। तो क्या कम्बिनेशन उनका आप देख रहे हैं? देखिए, एक दफ़ा मेरी ये लॉर्ड्स के ऊपर कैजुअल एक डिस्कशन हो रही थी, उसमें सचिन तेंदुलकर भी थे और सौरव गांगुली भी थे। और इनका मैच हो रहा था इंडिया का इंग्लैंड के साथ। हम मैच देख रहे थे तो एक इंडियन टीम उतरी जो कि 18 प्लेयर्स की थी। एक आयरलैंड से इंडिया ने अपनी दूसरी टीम भिजवाई हुई थी आयरलैंड से खेलने के लिए, वो भी 20 लड़के नेट्स पे जा रहे थे, तो 40 का ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ था। तो मेरा इसमें पॉइंट कहने का ये है कि जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक। इंडिया की प्रॉब्लम ये रही है, और मुझे समझ नहीं आती क्योंकि इसमें सौरव गांगुली को भी ये फ्रस्ट्रेशन थी और सचिन को भी ये फ्रस्ट्रेशन है कि जब आप जीत रहे हैं तो फिर आप क्यों चेंज करेंगे। तो इनका इंडिया का प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत टैलेंट है, बैटिंग में बेइंतहा टैलेंट है, तो उनको चांस भी देना है, देखना भी है। तो अभी तक मगर सेटल्ड यूनिट हो जाना चाहिए एशिया कप और वर्ल्ड कप के साल में, आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी वजह से ये जो आपका सवाल है ये पर्टिनेंट है। श्रेयस अय्यर को मिडिल ऑर्डर में ये खिलाएंगे शायद, बाकी इनका टॉप ऑर्डर तो चलेगा। रोहित शर्मा पे प्रेशर है, शहनशाह अफरीदी अच्छा, ये मैच ऐसा है पाकिस्तान और इंडिया का कि मेरा ख्याल है हम उस पर एक पूरा हफ्ता भी डिस्कशन करें तो वो कम लगेगी, क्योंकि वो मैच इतना बड़ा टाकरा है। बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये मैच, पूरी दुनिया की व्यूअरशिप के हवाले से हम देखें, सबकी नज़रें बनी है। और हमें याद है कि 2017 का जब चैंपियन ट्रॉफी का हमने फाइनल देखा और बताया गया कि ये फीफा से ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप थी, और आई बॉल इससे ज़्यादा कोई होती नहीं इस मैच के। इस पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? मैं आपको जल्दी से अंदर की खबर बता दूं। जी। वो जब ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ ना T20 का मेलबर्न में, तो 90-95 हज़ार लोग थे जो हम लास्ट ओवर में हार गए थे। तो हमें बताया ये गया कि जो सऊदी प्रिंस हैं इस वक्त, जो रूलर हैं, वो भी वो मैच थोड़ा सा उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये कौन सी स्पोर्ट हो रही है उन्होंने कहा जी ये क्रिकेट हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्रिकेट हो रही है तो इतने लोग, तो उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा स्पेक्टिकल है। तो उन्होंने कहा कि सऊदीया में क्यों नहीं होती है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ मेरे ख्याल से कि जो अगला बिग इवेंट होगा अगले 1-2 सालों में वो सऊदीया में भी होने वाला है। लेकिन सऊदी तो फुटबॉल पे ज्यादा फोकस कर रहा है। नहीं, गोल्फ उनके पास क्या है, वो LIVE गोल्फ, उसको लाइव कह रहे हैं या लिव गोल्फ, वो वहाँ पे उन्होंने लॉन्च कर दी है। फुटबॉल लॉन्च कर दी है। वो जब अगर उन्होंने ठान लेना कि उन्होंने करना है तो वो फिर करेंगे। फिर मैं भी एक न्यूज़ आपको देता हूँ कि लेजेंड लीग कतर में हुई, तो वी वर देयर, हमने उनके ऑनर से बात की, इंडियन से,
उन्होंने बताया कि हम जो नेक्स्ट स्टेप इसका जो है हमारा एडिशन वो सऊदी अरेबिया में होने जा रहा है। हाँ, सब बहुत कुछ interest settled है हम वहाँ हो पे, चुके हैं। बिल्कुल interest। तो ऑब्वियसली अभी जी डिस्कशन जारी है, बट अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके होपफुली ये प्लेइंग 11 आ चुकी होंगी, उन पर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं स्पेशल एशिया कप ट्रांसमिशन। रमीज भाई, पिच रिपोर्ट हमने देखी, क्या उस हवाले से आप कहना चाहेंगे? वो बैट सेकंड यानी कि रन चेस, वो पॉइंट आपका ठीक था कि शायद थोड़ी सी नमी हो आउटफील्ड में, गेंद जो है वो स्पिनर्स के लिए इतना ग्रिप नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम जो है गेंद थोड़ा सा ग्रिप करेगा, मगर पॉइंट ये है कि मुझे अभी ये मौसम की रिपोर्ट बता रही थी। एग्जैक्टली अभी मैं ब्रेक में ही देख रही थी, फोरकास्ट आ रही है कि बारिश। जब प्रोग्राम से पहले भी देख रहे थे तब भी कुछ वेदर फोरकास्ट था, वो इसी टाइप का ही शो हो रहा था तब कि 2 बजे rain तक की होगी। थी। 2 बजे की फोरकास्ट थी कि बारिश होगी, लेकिन अभी जो है वो 5 बजे जो है वो 90% बारिश। तो बारिश अगर होती है या कुछ इस तरह तो क्या इफेक्ट? हाँ, ये अच्छा है सवाल अगेन, इसलिए कि फिर आप अकॉर्डिंगली जब आपको सिचुएशन पता होती है कि क्या ये जो डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम वो इनेक्ट हो जाता है बारिश में, तो वो फिर आपकी जो रन चेज है ना उसमें और फायदा होता है आपको। बिल्कुल, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं पहले तो आप एक न्यूट्रल माइंड के साथ खेल रहे होते हैं, और सडनली बारिश होती है तो फिर आपके ओवर्स कट जाते हैं। जब ओवर्स कटते हैं तो फिर दूसरी टीम को एडवांटेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भी आई थिंक शायद ज़हन में रखें ये लोग कि अगर बारिश होती लेकिन है तो इसमें क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि जैसे कि अब हम वेदर का वो देख रहे थे तो 3 दिन मुसलसल बारिश उसमें शो हो रहा है, अगर मुसलसल इस तरह 3 से 4 दिन बारिश हो तो वेन्यू चेंज कर दिया जाए? इसमें नहीं है वो सहूलत, मेरा नहीं ख्याल है, नहीं, क्योंकि उसमें इतना ये टाइटली शेड्यूल है, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप हो जाना है शुरू। सो मैं नहीं समझता कि इसमें इतनी मोहलत होगी। नहीं, अभी इन्होंने नहीं उसमें फॉर्मेट में रखा ही नहीं, उन्होंने नहीं, ऑप्शन अब तो नहीं है। हमारे rain यहाँ day पर नहीं। शादियों पर भी लोग पहले से वेदर अपडेट्स देख लेते हैं। तो अच्छा, स्पोर्ट्स में तो खास तौर पे अनफॉर्चुनेट देखनी पार्ट जो चाहिए। मुझे नजर आ रहा है, आज का मैच तो ऑब्वियसली होगा, अगर ये मैच नहीं कंप्लीट हो पाता तो एक ऑप्शन तो ये है कि एक पॉइंट मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उस दिन भी प्रेडिक्शन है, बड़े टाकरे वाले दिन भी 60% रेन प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। ऑब्वियसली दोनों ये साइड पता नहीं किसके लिए बचत होगी मगर मैं समझता हूँ मैच होना चाहिए, मैच और होना शायद कर्टेल्ड हो, थोड़े ओवर्स का थोड़े हो, ओवर जो का भी हो। हो। और फिर अच्छी बात यह है कि दोबारा भी खेल सकेंगे जी। और फिर फाइनल में आते हैं तो 3 दफ़ा खेलेंगे। ये या तो खेलते नहीं है या एक हफ्ते में 3 दफ़ा खेलेंगे, ये समझ नहीं आती है पाकिस्तान और भारत की वैसे। अच्छा, इसमें भी आपसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी मीटिंग्स भी की, उसका क्या स्टांस क्या, वो रीज़न क्या बताते हैं कि न्यूट्रल वेन्यू में चलें? जैसे इंटरनेशनल इवेंट कोई भी होता है, ICC का इवेंट है या ACC का इवेंट है, तो उस पर आ रहे हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। तो जब आपकी मीटिंग्स होती थी, सर गुरगली आपसे कई दफ़ा मिले, तो उनका माइंड क्या था, वो कहते क्या हैं? देखिए, मेरी एक ACC के ऊपर मीटिंग हुई थी, और दूसरा जो था वो शॉक लगा था जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से ये एशिया कप ले लेंगे। अच्छा। तो बगैर किसी से कन्फर किए हुए या बात किए हुए एक स्टेटमेंट वहाँ से आई थी, और जिसकी वजह से फिर हमें रिएक्शन देना था, इसलिए कि हमारा राइट था टू होस्ट एशिया कप। मुझे माइंडसेट नहीं पता कि क्या था, मुझे ये लगता है कि चलें, आपका पॉइंट ठीक है, बायलैटरल के ऊपर अगर हाँ, उधर प्रॉब्लम आ है तो है, पाकिस्तान को भी हो सकती है बात हुए। Yes। ये नहीं है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक है। तो उस लिहाज से तो चले ठीक है, आप आर्म रेसल करके थोड़ा बहुत जो है उसको पॉलिटिकल नीडल के साथ उस सब्जेक्ट को साइड स्टेप कर सकते हैं, मगर इस तरह का जब 4 नेशन है या इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, वहाँ पे कोई जवाब नहीं बनती। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब ये चीज़ें क्रिकेट सबसे बियॉन्ड है और सबको यूनाइट करती है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिटेल में फिर ऑब्वियसली टॉस भी हो चुका होगा, उस हवाले से भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, यू आर वाचिंग एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। वेलकम बैक जनाब। तो एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जैसे कि टॉस भी हो चुका है और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, तो रमीज आप कैसे देख रहे हैं, बांग्लादेश के फेवर में जाएगा ही? देखिए, एक तो मौसम को उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो वो, और ठीक भी होता है कई दफ़ा आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के उस वक्त की कंडीशंस को सामने रख के डिसीजन करते हैं। फ्यूचरिस्टिक प्लान तो ठीक होते हैं, मगर ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पिच रिपोर्ट में आपने सुना था कि जो बॉलिंग सेकंड टाइम है वो मुश्किल काम है, क्योंकि गेंद ग्रिप करना, थोड़ी सी ओस, शबनम, जो भी कह लें, ड्यू फैक्टर है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि हम इतने रन्स कर लेंगे। प्रेशर मैच में होता क्या है, और प्रेशर मैच ही है इनका, कि रन्स ऑन द बोर्ड से आप
दूसरी ऑपोजिशन पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली और अगर बारिश हो जाती है और फोरकास्ट है, अगर बारिश हो जाती है तो रमीज भाई वो डकवर्थ वो मेथड भी इन्वॉल्व होगा और ओवर्स भी कर्टेल होंगे, तो लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं इस जगह पे आके ये डिसीजन इनको हैम्पर हाँ कर नहीं सकता है? करेगा, बिल्कुल कर सकता है। मैंने कहा ना, अगर आप मुझसे पूछें और मैं कप्तानी कर रहा होता तो मैं भी प्रेजेंट में रह के डिसीजन करता। आगे बारिश होती है या नहीं होती है वो 80% से सडनली 30% अभी दिखा रहा है रडार। जी। सो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हवा चलती है, बादल उड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। सो थोड़ा सा वो डाइसी हो जाता है मामला। अच्छा, अभी एक ग्राउंड के हवाले से आप भी कुछ मेमोरीज शेयर कर रहे थे, वो जरा प्लीज हमारे नाज़रीन के हाँ नहीं, साथ मगर भी share करें। वो कैंडी की नहीं है, वो गॉल की है। वो आप बात गॉल कर क्या रही थी बता ऑफ रहे एयर थे? के, गॉल बड़ा खूबसूरत सेंटर है। सो मैं एक दफ़ा सन 2000 और मैंने कमेंट्री में भी बात की है, सन 2000 की बात है, मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था और मैं गॉल क्रिकेट स्टेडियम की तारीफ कर रहा था क्योंकि एक तरफ इंडियन ओशन है, सामने डच फोर्ट है। सो ये मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे खूबसूरत ग्राउंड में एक है। अच्छा, सो अगले दिन क्योंकि आप मुल्तान की हैं तो मुल्तान से मुझे एक ख़त आया वहाँ पे, और एड्रेस पूरा मैं तो नहीं नहीं थी ना सर। एड्रेस पूरा नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ था कमेंटेटर रमीज़ राजा। तो उन्होंने एक गालिब के शेर से वो ख़त शुरू किया और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आप गॉल क्रिकेट स्टेडियम की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं अब आपको सन 1941 में ले चलता हूं, जब मैं आपके दादा के साथ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व कर रहा था। तो वो कैप्टन थे, तो हम जो थे सोल्जर थे। तो कहता है वो इस इंडियन ओशन से आ रहे थे, तो उनके हाथ में एक स्टिक थी। अच्छा। तो वो कहते हैं जैसे इस एरिया में आए तो उन्होंने एक गोलदारा बना के कहा कि एक दिन ये बड़ी अच्छी क्रिकेट ग्राउंड बन सकती है। तो कहते हैं मुझे इतना खुशी हो रही है कि उनका पोता जो है वो इस ग्राउंड की इतनी तारीफ कर रहा आपने है। दूसरी बार ये मेमोरी शेयर किया और दोनों मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब और फिर मैंने ये अपने prediction वालिद से ऐसी, कहा, वो prediction मैंने कहा पूरी जी भी हो कि जाए। उनसे आप राब्ते करें। तो फिर उस वक्त उनकी मेरे ख्याल में कोई 88 या 90 साल उम्र थी। तो फिर उन्हें बताया कि गोल्फ फेस होटल है कोलंबो में, वहाँ हम ठहरे थे, हम बैरिक्स में थे और आपके जो दादा थे उनको कमरा मिला हुआ था। सो फिर मैंने जाके वो देखा, वो वर्ल्ड वॉर में वो जो होटल था वो सिर्फ आर्मी के लिए था, अच्छा। क्योंकि वॉर हो रही थी। उस होटल में डॉन ब्रेडमैन भी ठहरे जो ग्रेट लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन बात है। क्रिकेटर हैं। तो उनकी भी तस्वीर लगी हुई है 1930s में। बहुत तो जबरदस्त। ये बड़ी एक अपनी पर्सनल मेमोरी है। बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छा, जबरदस्त थोड़ा सा memory अगर हम दोबारा रमीज भाई मैच की तरफ आए तो दोनों कैप्टन के हवाले से मैं जरूर आपके से जानना चाहूंगा। शानिका की बात करें तो ये एग्रेसिव कैप्टन है, आप सब जानते हैं T20 रोडिया में इनको सेलेक्ट किया जाता है और ऑलमोस्ट अब 2 साल से ज़्यादा का टाइम इनको हो चुका है और एक अच्छा रन दिया है श्रीलंका ने, इन पे पूरा रिलाय किया है। इसी तरह शकीबुल हसन की तरफ आए तो उनको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली, कई दफ़ा हम देख चुके हैं पास में, और ऑलराउंडर तो नंबर 1 है, बेहतरीन बैटर भी है उनके लिए। कैसे देखते हैं दोनों को एज ए कैप्टन आप? देखिए इस वक्त जो हवा चल रही है ना श्रीलंका में, वो हसरंगा की चल रही है एज अ स्किपर, क्योंकि अभी वो LPL में उन्होंने ज़बरदस्त जितवाया। परफॉर्मेंस दिखाई थी। मगर शानिका जो हैं वो ऑन द डे बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और 50 ओवर्स में अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। आप ठीक कह रहे हैं, और टीम को इकट्ठा रखते हैं। ये श्रीलंका में कहते हैं ये राहुल द्रविड़ टाइप की एक पर्सनैलिटी है। अच्छा। जो कि एक्सप्लेन चीज़ें ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल में इमोशंस रखते हैं और ठीक ठाक लीड करते हैं। शाकिब जो है वो फोर्स्ड एक तरह से उनको कप्तानी मिली है, क्योंकि तमीम इकबाल जो थे वो पहले कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया, फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा नहीं आप वापस आएँ, वो वापस आए, फिर उनको इंजरी हो गई। तो वो हालात थोड़े से डाइसी हैं वहाँ कप्तानी को लेके बांग्लादेश में। बट जैसे मैंने कहा कि आपके पास वाइट बॉल क्रिकेट में वक्त कम होता है कप्तानी का। सो जी। हर एक को लीडरशिप का रोल निभाना है, हर प्लेयर को जी। क्योंकि उसको अपनी फील्ड सेट करनी आनी चाहिए, बॉलर को, बैट्समैन को क्या कौन से शॉट्स खेलने हैं। T20 में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो Yes. लॉन्ग ऑफ पे कोई आपका कप्तान खड़ा हुआ है तो लॉन्ग ऑन पे वो भाग के तो नहीं जाएगा, ऐसे क्योंकि ही। टाइम ही नहीं होता Time ही नहीं होता। तो इसलिए आपको आई थिंक लीडरशिप जो क्वालिटी है ना बदल रही है। सिर्फ एक लीडर नहीं आपको चाहिए, आपको 11 लीडर्स चाहिए जो अपना ख्याल कर सके। और मैं इसमें हमेशा अमीज भाई कहता हूँ कि कैप्टन की गेम अवेयरनेस अपने 11 लड़कों से भी ज़्यादा होनी चाहिए और ऑपोजिशन के भी 11 लड़कों से ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो एक स्टेप आगे नहीं है तो वो कभी रीड नहीं कर पाएगा सिचुएशन को। जो आपके जो टीम का थिंक टैंक है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होता है। जी। फॉर एग्जांपल ये जो टॉस करके क्या करना है, पिच को कैसे रीड करना है। सो आपका अगर थिंक टैंक क्लेवर है तो वो आपको सही मशवरे देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपके पास एक इंटेलिजेंट रीडर ऑफ द पिच होना चाहिए। फिर वो आपके पास एनालिटिक्स का तो एक पूरा एक तरह से जंगजू एक कैंप होता है। अच्छा, आपकी बात से मुझे याद आया कि जब बाबर को कैप्टन बनाया गया था तो हम लोग भी ज़ाहिर है हम तो एक आम ऑडियंस के तौर पर देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में कौन कैप्टन आ रहा है। तो मेरा ख्याल है हम लोगों के भी जहनों में कहीं ना कहीं आया था कि नया लड़का है, मतलब काफ़ी यंगस्टर है, पता नहीं ये कैप्टनसी को लेकर चल सकेगा नहीं, लेकिन बाबर ने खुद को प्रूव किया है।
आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम में भी ऐसे कैप्टन हैं जैसे आप कह रहे हैं कि 11 के 11 लड़के कैप्टन होने चाहिए? देखिए, कोशिश बाबर की यही होनी चाहिए कि इनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि ये अपनी फील्ड सेट कर सकें। और मैं कई दफ़ा मुझे कोफ्त भी होती है कि क्यों कप्तान ही फील्ड एक बॉलर की सेट करे, जब उसको पता है कि उसने कौन सी स्विंग करनी है, किस लेंथ पे बॉल करनी है, तो वो उसको अपनी कप्तानी खुद करनी है। बाबर आजम, देखिए मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है बाबर आजम से, और मैं समझता हूँ कि अभी उम्र उनकी 28 साल है, मगर उनमें मैच्योरिटी जो है वो बेइंतहा है। Exactly. और वो उनमें निखार भी आ रहा है कप्तानी में। हाँ, आप हर वक्त एग्री नहीं कर सकते उनकी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स से, मगर आपको ये पता है कि उनको रिस्पेक्ट है ड्रेसिंग रूम में, तो पहली चीज़ यही होती है कि आपके लिए प्लेयर्स लड़ने मरने को तैयार हो जाएं, आपकी रिस्पेक्ट हो। और क्योंकि सबसे अच्छे प्लेयर भी हैं वो, तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट भी मिल जाती है, और धीमे अंदाज से बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। उनकी बैटिंग से देखिए, जो एक कैरेक्टर है ना किसी भी इंडिविजुअल का, वो फील्ड में आपको पता चल जाता है कि ये ऐसे ही पर्सनैलिटी है। तो जिस तरह बाबर आजम खेलते हैं ना, आपको पर्सनैलिटी पता चल जाती है। धीमे मिजाज के हैं, लंबी बारी लेते हैं, रिस्क फ्री हैं, और अक्लमंदी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, शायद मोटरवे नहीं लेते हैं तो जीटी रोड से चलते हैं, मगर पहुंच जाते हैं। अच्छा, मिसबाह-उल हक के बारे में भी सब ऐसे ही कहते थे कि बहुत टाइम लेते हैं और बहुत आराम आराम से खेलते हैं। आप कह सकते हैं कि बाबर मिसबाह-उल हक के कुछ करीब हैं? नहीं, मिसबाह-उल हक के पास और थे। उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो उनको बाहर जाके खेलना था, जो कि और बड़ा चैलेंज था। मगर उनके क्रेडिट में ये है कि सईद अजमल डिस्कवर किया उन्होंने, और उन्होंने इस तरह के बॉलर्स डिस्कवर किए, मोहम्मद आसिफ उनके नीचे खेलते रहे, सो जिसकी वजह से फिर फ़ायदा हुआ और मैचेस भी हम जीते। मिसबाह-उल हक में थी ट्रेंच मेंटेलिटी, जिसको हम कहते हैं, कि वो जो है ना, वो बंकर में जाके और थोड़ी देर लेट जाते थे, फिर वो चीज़ों को ब्रीद होने देते थे, और ब्रीद होने में फिर दूसरी ऑपोजिशन गलती करती थी। सो वो एक मिजाज अलग था उस ज़माने में क्रिकेट का। अब मिजाज ये है कि आपने एग्रेसर बनना है, आपने इनिशिएटिव लेना है, और आपने डिसीजन मेकर बनना है। सो ये थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बदला। भाई, आपने अग्रेसर की बात की, बाबर में एक चीज़ लैक करती है। अगर हम दोनों वर्ल्ड कप की बात करें, T20 का जो ऑस्ट्रेलिया से भी हम हारे, हमें लगता था कि हम 175 पे नहीं जीत सकते। यूएई के दुबई के अंदर जो हारे, वो भी हमें थोड़ा सा, हमें लगा 15-20 रन शॉर्ट थे। इसी तरह लास्ट फाइनल जब पहुंचे हम, जो भी जर्नी था वो एक सेपरेट डिबेट है, बट हमें लगता था कि 130 या 140 का फाइनल में टोटल नहीं चाहिए। इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप थी 160 तक चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एग्रेसिव पार्ट बाबर के अंदर मिसिंग है। एक स्मूथ चलती रही सेलिंग तो वो ठीक रहता है, कोई अटैक आपके ऊपर था, काउंटर अटैक करने वाली जो एक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कैप्टन के अंदर, वो नहीं कर पाता, या इनोवेशन नहीं लेके देखो इरफान, मैं रिजल्ट्स बताते हैं, पहले तो देखना है ना कि रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं पाकिस्तान को। टेस्ट क्रिकेट हमारा वीकर एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। ठीक, टैक्टिक्स वहाँ लड़ते हैं, अप्रोच वहाँ पे डिफरेंट होती है, सो वहाँ पे ऊपर आप शायद उंगली उठा सकते हैं टीम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर ये भी बेचारे, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि पिचेस ही नहीं मिली हैं ना, इनके पास उस वक्त फिट फास्ट बॉलर्स थे। आपको याद है ना कि फास्ट बॉलर्स तो थे नहीं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सीजन में, तो वो लिमिटेड रह गए। मगर वाइट बॉल में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 फाइनल्स खेले हैं। जीतना चाहिए था, वो टेम्परामेंट के इश्यूज, वो ये नहीं है कि टैक्टिक्स की वजह से हमें मार पड़ी है, मगर उस दिन घबराहट का भी शिकार हो सकते हैं। कैच गिर गया, इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप हो गया, गलत मौके के ऊपर हिट मार दिया आपने। मगर टेम्परामेंटली फाइनल में तो प्रॉब्लम थी, इंडिया को हराया आपने, तो टेम्परामेंट और नर्व्स तो आपकी अच्छी थी ना। और पहली दफ़ा इंडिया को कोई मुकाबला ये पाकिस्तान की टीम 10 साल के बाद कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अभी डिस्कशन जारी है जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिश रिपोर्ट के ऊपर रवि राजा से कुछ मजीद मशवरे लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच शुरू हो चुका है और यकीनन अब सबकी नज़रें इस मैच की तरफ हैं। कल का मैच तो गुजर गया और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे सब ने वाह वाह किया है। आज का मैच कैसा होगा? तो रमीज सर, आप बताइए कि आज की जो प्लेइंग 11 भी अनाउंस हो चुकी है और मैच भी स्टार्ट हो चुका है, कैसी टीम देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो श्रीलंका की टीम है ये बुरी टीम नहीं है। इसमें 2-3 नाम है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। एक पति राणा है, वो उनका स्लिंगिंग एक्शन है, IPL खेले हैं, 20 साल की उम्र है, 148 की स्पीड है उनकी, अच्छा, तेज बॉल करते हैं। एक 20 या 21 साल की उम्र के हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर और उनके बैट्समैन वेले लागे, ये अभी LPL खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं वो। तो इतनी बुरी टीम नहीं है इनकी। फिर दशुन आ जाते हैं जो कि इनके कप्तान हैं, और बैटिंग जो है वो ठीक है, जिसमें धनंजय हैं,
धनंजय का नाम पता नहीं पाकिस्तानी फैंस ने अभी तक सुना या नहीं सुना। ये ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच में सेंचुरी की थी इन्होंने। कुशाल मेंडिस, सामरा विक्रमा, ये इनका टॉप ऑर्डर ठीक है। टेस्ट में भी बड़ा इन्होंने अच्छा शानदार खेला। जो अपना बांग्लादेश है, इनके ऑब्वियसली ओपनर्स जो हैं वो उस पाए के नहीं हैं, क्योंकि लिटन दास भी नहीं है और तमीम इकबाल भी नहीं है। मगर मैंने तौहीद ये रिदॉय को देखा है, इसमें बेइंतहा पोटेंशियल है इस बच्चे में। शाकिब अल हसन है, मुशफीक हैं, इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना बुरा नहीं है। फिर जो आपके तस्कीन अहमद हैं, ये भी 145 पे बॉल करते हैं, तेज हैं। यानी आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर भी इस वक्त ठीक है, अच्छी पोजीशन में है, और मिडिल ऑर्डर भी ठीक है। बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर के ओपनर्स थोड़े से हल्के हैं, पता नहीं, मगर देखना यही है कि क्या होता है आगे चल के। ऑब्वियसली जो इनके रेगुलर ओपनर्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। स्पिन अटैक तो अच्छा लगता है बांग्लादेश का भी। नहीं बिल्कुल, वो उस लिहाज से अच्छा है। अच्छा भाई, टिप ऑफ द डे, हम ऑब्वियसली हर एक डेली कोशिश है किसी एक पॉइंट के ऊपर बात करें। एक टॉपिक हम बात करते जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी को प्रॉब्लम है वो स्पिनर को उसके हैंड से रीड करना कि वो गुगली आ रही है, लेग ब्रेक आ रही है, या फिंगर स्पिनर है तो वो क्या फिंगर यूज कर रहा है, वो अंदर आ रही है बाहर आ रही है, तो वो जो पिच पे रीड करते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम आता है, अगर वो शेयर करना चाहे। देखें होता क्या है कि आजकल सारे जो वाइट बॉल में बॉलर्स हैं, एक तो वो उनमें थोड़ा सा मैजिशियन टच है, क्योंकि लेफ्ट आर्म जो है वो नवाज की तरह जो है वो रेगुलर स्पिन नहीं करते हैं, वो फिर आके रिस्ट स्पिन करते हैं और उसमें गूगली भी करते हैं और तेज स्पीड पे करते हैं। सो जब आप तेज स्पीड पे करते हैं तो आप यहाँ से कई दफ़ा गेंद पिक नहीं करते हैं, और सटल वेरिएशन है, मुश्किल काम है हाथ से पिक करना, ये मैं मानता हूँ। राशिद जैसे, हाँ, राशिद खान है, इसी तरह से नूर है अफगानिस्तान के, कुलदीप यादव हैं, वो भी ऐसे रिस्ट स्पिन है, लेफ्ट आर्म। हसरंगा खेल नहीं रहे हैं मगर वो भी तेज करते हैं हाथ के साथ। सो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है। जब आप हाथ से रीड कर बॉलर को कर लेते हैं तो फिर आप कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये गेंद इस तरफ अंदर आएगा या बाहर निकलेगा, तो आप पहले से आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है। और अगर आप ऑफ द पिच रीड करते हैं तो आप फिर फंसे रहते हैं क्रीज में, क्योंकि फिर आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। और जब सर्वाइवल मोड में वाइट बॉल क्रिकेट में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि मुकाबला आप हार चुके हैं, क्योंकि आपको पेस चाहिए, एक रिदम चाहिए, आपको अटैकिंग ऑप्शंस चाहिए, अटैकिंग ऑप्शंस आपके किल हो जाते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ है कि जहाँ पे गेंद कर, अब ये 3 स्टंप्स हैं, अब जो गुगली करने वाला बॉलर है वो गेंद यहाँ से अंदर लाएगा ना, वो इधर से मिडिल स्टंप से नहीं लाएगा। तो मैं कई दफ़ा बड़ा हैरान होता हूँ कि जहाँ पे गेंद पिच हो रहा है उससे आपको आइडिया हो जाता है कि गेंद अंदर आ रहा है या बाहर लेग स्पिन होगा। सो और जो टॉप स्पिन है वो मिडिल स्टंप में करते हैं ताकि आपको लेग बिफोर विकेट मिल जाए। बट पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान के मसले इसलिए हैं कि हम इतनी टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं अपने बागों में, ग्राउंड्स पे, गलियों में, सड़कों पे, कि वो एक ही रिदम की फिर आपकी बैटिंग होती है, वो हाथ से गेंद उसका मकसद ही फौत हो जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट को हम शुरू से अनप्रेडिक्टेबल कहते आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने बहुत अरसे से एक अच्छा स्टैंड लिया है, एक अच्छी पोजीशन बनाई है। आपके ख्याल में अभी भी हम अनप्रेडिक्टेबल ही उसको कह सकते हैं? नहीं, अब ओडीआई की रैंकिंग नंबर 1 है। आपकी जो स्टैट्स के हिसाब से आपके बैट्समैन, बॉलर्स दोनों बहुत अच्छे शोबों में काम कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं। आप फाइनल्स खेलते हैं अब तक। उम्मीदें जो है बढ़ गई हैं फैंस की। मैं बता रहा था ऑफ एयर कि सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च जो किया गया पाकिस्तानियों को वो क्रिकेट है, वो क्रिकेटर्स हैं, और अभी नहीं पिछले 3-4 सालों से। सो ये बाबर आजम एंड इनकी टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि हम आस लगा सकते हैं इस टीम को। आस लगा सकते हैं, ये सबसे जरूरी है, वरना तो आस भी नहीं लगती थी। सही बात। हमारी टीम की अगर बात करें तो सौशकील एक ऐसा लड़का आया जिसने स्पिन को सबसे खूबसूरत शानदार खेला। इसको कैसे रेट करते हैं? अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा खेला। देखिए, साउथ शकील की जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो रीड करते हैं स्पिन को, और फिर वो अगेंस्ट जो आपकी फील्ड सेट की हुई है उसके अगेंस्ट जाते हैं। सो अगर उनको सिंगल लेना है और यहाँ पे सारी फील्ड है तो वो आराम से ऐसे करके इधर एक रन ले लेते हैं। और मैं उनको रेट करता हूँ टॉप 3 बल्लेबाज दुनिया के जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और बहुत पोटेंशियल है जी जी। और फिर निकल के भी खेलते हैं, उनका गेम प्लान बड़ा सॉलिड है, और मेरे ख्याल में उनको चांस मिलना चाहिए। सिर्फ एक जो कई दफ़ा मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के हवाले से लगती है कि बहुत ज़्यादा एक ही तरह से, जब फ्लॉप भी शो हो रहा हो कईयों का, उनको भी बहुत लंबा चांस दे देते हैं। अच्छा, उसमें हमने कल सलमान अली आगा को मैंने अफगानिस्तान सीरीज में भी देखा रिवर्स स्वीप करते हुए आउट हुए, कल भी सेम पोजीशन पे आउट। जब आप रीड नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आप इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं,
तो आपको क्या लगता है किस बैटर की जगह अगर चांस मिलता है साउथ को? अभी तो माइंडसेट यही है कि बड़ी शॉट्स नहीं है, इस वजह से इन दोनों प्लेयर के साथ स्टिक किया जा रहा है, तो अगर दिया जाए तो किसकी जगह पे दे सकते हैं? देखिए, मैं इफ्तिखार का सोच रहा था, क्वेश्चन मार्क है, मगर उन्होंने सेंचुरी कर दी है, सो उनको सेंचुरी मेरे ख्याल में 2-3 मैच तो और ज़्यादा मिल जाएंगे। बट अगर आपको पता है कि ये प्लेयर जो है इसमें पोटेंशियल है स्पिन को अच्छे खेलने के लिए, उसके लिए ज़बरदस्ती जगह बनती चाहिए। मुझे याद है इमरान खान कप्तान थे हमारे इंडिया में, एजाज फ़कीर ने 86-87 के टूर पे सेंचुरी की थी और अगले मैच में उनको 12th मैन बना दिया था उन्होंने, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी स्पिन बॉलिंग की। तो एजाज फ़कीर ऑलराउंडर थे, तो उनको सेंचुरी के बाद भी बाहर कर दिया, क्योंकि जो अगली पिच के लिए जो सिलेक्शन थी वो डिमांड करती थी स्पेशल स्पिनर। तो इस तरह से सोच आपकी होनी चाहिए कि जो सिचुएशन के हिसाब से जो फॉर्म प्लेयर है, सबसे पहले तो फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म प्लेयर्स को आप अंदर रखें, और फिर अगर आपको नजर आ रहा है कि साउथ शकील में इतनी महारत है कि वो कुलदीप यादव का करारा जवाब दे सकता है, तो आप चांस ले जाएं। चांस ले जाए, बिल्कुल ठीक है। वो जैसे मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं ना, वर्ल्ड कप में 92 में मुझे बड़े रन्स हुए, हाँ। तो डगआउट में परेशान था, तो कीपर ने कहा कि क्या शानदार बॉलिंग की है, तुम्हारा डे नहीं था। तो ये कैप्टन कई दफा आपको जब मुश्ताक अहमद को 92 में मारनी पड़ी, उनको थ्रू आउट मार पड़ी। अच्छा, साथ साथ ग्राउंड के भी कुछ मनाजिर हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त दोनों टीम्स के जो कौमी तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं, और उसके बाद एज यूजुअल मैच शुरू हो जाएगा। तो मैच फिर कैसा शुरू होगा वो यकीनन हम भी देखने के लिए एक्साइटेड हैं। तो क्या लग रहा है? देखें जी, ये बड़ा मोमेंट होता है जब नेशनल एंथम बजता है ना, तो ये आप में एक जो जज्बा, कौमियत का जज्बा जगाता है और ये इकट्ठा करता है आपको। सो इमोशनल मोमेंट होता है, और इसके लिए हम क्रिकेट खेलते हैं बेसिकली, क्योंकि ठीक है वो अपने आप को चैलेंज करते हैं, आपकी मेहनत होती है, आप इतने लोगों में आप सिलेक्ट होते हैं, बट ये बड़ा एक प्राइसलेस मोमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन हमसे ना काफ़ी पूछा गया आपसे लोगों ने, सरफराज और रिजवान के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर ओबियसली फर्स्ट चॉइस अभी रिजवान है, तो सेकंड आपका कीपर के तौर पे सरफराज के पास जो एक्सपीरियंस को जाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि सरफराज की कोई एज डगआउट में जगह बनती है, या हमें टेस्ट में या वनडे में? वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप है, और एज ए कैप्टन उसने बड़ा सर्व किया, तो आपको हेल्पिंग हैंड भी प्रोवाइड कर सकता है। अभी तो बात हो रही है शायद मेंटोर के तौर पे भी वो जाएंगे वर्ल्ड कप में। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का। मैं समझता हूँ कि जो आपके पास मोहम्मद हारिस का ऑप्शन है वो बुरा ऑप्शन नहीं है। उस बच्चे में पोटेंशियल है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है, और हमें आगे की तरफ देखना है। और अगर वाइट बॉल में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में मैं मानता हूँ आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, सिचुएशंस आपको रीड करनी होती हैं, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस हैंड चाहिए, बट वाइट बॉल क्रिकेट में आपको चांस लेना चाहिए विद यू। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम वैसे ना हर चीज में, हर बात के एंड में ना हम अपनी टीम पे आ जाते हैं। अब जैसे कि मैं नसीम शाह की भी बात मैं भी करने वाली थी कि नसीम शाह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जो ओडीआई में हमने देखा। आप नसीम शाह को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बेस्ट स्पिनर्स में वो भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि नसीम शाह आगे एक अच्छा नाम बनाएंगे, एक बड़ा नाम बनाएंगे? नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं जी, तेज़ बॉलिंग करते हैं और आउट स्विंग करते हैं, उनका एक्शन बहुत अच्छा है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो आपका लीड रोल ले सकते हैं। अभी तो शाहीन शाह अफरीदी लीड रोल लेते हैं, उनमें भी इतनी एबिलिटी है। हारिस रऊफ भी बहुत अच्छा है, हारिस रऊफ भी तेज़ बॉलिंग करते हैं। ये बहुत बेहतरीन बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान में। और ये अब तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के लिए वो एक नाइटमेयर बन चुके हैं, जिस तरह बैटिंग से वो मैच जिताने शुरू कर दिए। बॉल नहीं, बैट के साथ जो है वो अपना डोनाल्ड ब्रेडमैन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, रिजवान के बारे से ये बात कर रहे थे कि रिजवान को नंबर 5 दिया जा रहा था, बट रिजवान ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे सूट करता है 4 नंबर और मेरी ख्वाहिश है, और कैप्टन ने ऑब्वियसली उसको ऑनर भी किया। आपकी नज़र में रिजवान किस में ज़्यादा सूटेबल है, 4th नंबर पे या 5th उनके लिए सूटेबल? मेरा मानना यह है कि अगर साउथ शकील को इंडक्ट करते हैं तो फिर 4 नंबर का वो प्लेयर है, ताकि इनिंग्स वो डेवलप भी करे और लेके भी चले साथ। देखिए, ये जो नंबर्स होते हैं मुझे कभी समझ नहीं आती। मैं मिडिल ऑर्डर से, मुझे कहा जी आप ओपन कर लें, तो मैंने ओपन कर ली थी, इसलिए मैं ओपनर बन गया। हाँ ठीक है, उसका टेम्परामेंट अलग होता है, और रिजवान के लिए इसलिए मुश्किल है। और मैंने सवाल भी उनको प्रेजेंटेशन में किया था अभी श्रीलंका में कि ये कैसा, ये जो शिफ्ट है फ्रॉम बीइंग एन ओपनर टू नंबर 4, ये कितना चैलेंज है। तो चैलेंज होता है क्योंकि आप जब ओपन करते हैं तो आप पैड्स पहन के सीधे अंदर चले जाते हैं। इसमें वेटिंग गेम है, इसमें आप देखते रहते हैं, आपके फोकस थोड़ा सा ऑफ हो जाता है कई दफ़ा। आपका आपकी तबीयत जो है ना, आपका टेम्परामेंट जो है ना, वो कई दफ़ा मिडिल ऑर्डर के लिए सूटेड नहीं होता जी। तो और क्योंकि इसलिए कि आप ओपन करते रहे हैं। सो अगर मुझे आप कहें कि ओपनर से मिडिल ऑर्डर खेले तो उसका एक और ही टेक होती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि शायद जो क्रिकेट खेला उसी को आइडिया है, बट वो जितने बड़े टीम प्लेयर हैं मुझे नहीं लगता कि वो उनको 5 पे भी आप खिला देंगे तो वो माइंड करेंगे। अगर
फॉर द कॉज ऑफ द टीम उनको कुर्बानी देनी है तो वो दे जाएंगे। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया और मेरा खुद मानना है कि शादाब पूरी टीम का ना एक की पॉइंट बनता है, रोल जो उसका है, चाहे बैटिंग के अंदर बात करें या बॉलिंग के अंदर बात करें, वो 20 ओवर से लेके 30 ओवर के दरमियान उसका बॉलिंग में भी रोल है, बैटिंग में भी ऐसे पोजीशन पे आते हैं जब आपको तेज़ रन्स करने हैं। क्वेश्चन आपने बड़ा शानदार किया जब वो मैन ऑफ द मैच बने कि आपको जिम्बाब्वे वाले मैच का याद आता है, तो पूरी नेशन ने देखा। और मुझे याद है कि जब आप लोगों ने शाइया भी दिया वर्ल्ड कप के बाद, तो चीफ आर्मी स्टाफ ने भी यही बात की उनसे कि भाई तुमने वो क्या शॉट खेली थी, तो आपने रिकॉल करवाया है। बिल्कुल है वो। नहीं, कई दफ़ा होती है आपकी मेमोरी जो है ना आपको रोक देती है कि ये मैंने दोबारा गलती नहीं करनी। और क्रिकेट में आप हर रोज़ गलती करते हैं, एक नया तरीका होता है आउट होने का, मगर ये रिपीट गलती नहीं होनी चाहिए, उससे एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। और जो क्रंच मूवमेंट थी उसको एनालाइज करना, उसको देखना, उसको समझना बहुत जरूरी था। अच्छा, मैच स्टार्ट हो चुका है और मेरा ख्याल है हम प्रेडिक्शन लेने का टाइम भी आ गया कि प्रेडिक्शन क्या होगी। जी सर। देखिए जी, मुझे तो श्रीलंका लग रहा है, श्रीलंका टू विन। जी, आई विल गो फॉर श्रीलंका एज वेल। ऑल आर विद श्रीलंका, तो मैं बांग्लादेश के साथ हूं। श्रीलंका। वैसे सर कल की प्रेडिक्शन आपकी बिल्कुल सही रही। बिल्कुल नहीं, अगर नेपाल से हार जाते तो मैंने यहाँ शो नहीं करना था। इसका मतलब कल मैं ना आऊं फिर, अगर और बांग्लादेश पाकिस्तान एशिया कप। मुझे लग रहा है आपके भी आउटसाइड चांसेस हैं हमें गलत प्रूव करने के। नहीं तो फिर कल हम यहाँ मुंह छुपा के बैठेंगे। नहीं मिस, आप अपना तो बताए ना जरा। मैंने भी श्रीलंका का है। श्रीलंका, मुझे लग रहा है श्रीलंका आज की विनिंग टीम होगी, और क्योंकि श्रीलंका का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है, इसलिए भी शायद हम सबको यही लग रहा है। जी जी बिल्कुल, अपने होम ग्राउंड पे भी खेल रहे हैं, भी बन जाता है ना अच्छी। आप रेफरेंस पॉइंट्स उनके स्ट्रॉन्गर हैं बांग्लादेश से। रेफरेंस पॉइंट से मुराद ये कि जीते हुए हैं एशिया कप। बांग्लादेश एक फाइनल हर्डल में फ्लॉप हो जाते हैं, सो उस लिहाज से भी आई थिंक साइकोलॉजिकली मेंटली थोड़े से बेहतर प्लेस्ड हैं। और साइकोलॉजिकली और मेंटली आप बात करें तो अभी वो ओडीआईज भी जीते हैं श्रीलंकन टीम जो है, तो शायद जैसे हम कल पाकिस्तानी टीम की बात कर रहे थे कि उनका मोराल इस वक्त काफी हाई है, तो यकीनन श्रीलंका का भी मोराल काफी हाई होगा इस वक्त। बिल्कुल है, इसलिए कि आपकी करंट फॉर्म देखना है। देखें अभी पूरा एलपीएल खेला इन्होंने, इनके प्लेयर्स जो हैं वो रनिंग ऑर्डर में हैं। बांग्लादेश ज़्यादा खेला नहीं है, सो उस लिहाज से भी, और ये कंडीशंस जो है थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि ये जब तक होम ग्राउंड का भी मार्जिन है, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निक दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा आपको रुक के खेलना पड़ता है। पता नहीं बांग्लादेश उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, मगर श्रीलंकन उनसे बेहतर प्लेस्ड। और अफगानिस्तान से ना सीरीज भी अपनी हार के आए हैं ये बांग्लादेश, और अपनी होम ग्राउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग साइड कंसीडर होती है। और अभी ये जब घर से बाहर आ रहे हैं, श्रीलंका की कंडीशन उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत आसान नहीं होगी। मगर क्रिकेट में कुछ नहीं कहना चाहिए, थोड़ी सी बचाव के लिए भी हमें कुछ अपना फ्रंट लगाना चाहिए। लग रहा है कि आप लोग चाह रहे हैं मैं अपना डिसीजन चेंज करूं, ऐसा नहीं कर रही। नहीं, जो डिसीजन ले लिया मुल्तान जीत जाएगा। चले जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, शुरू हो जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है और गेम भी स्टार्ट हो चुकी है। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच शुरू हो चुका है। देखेंगे कि ये मैच कौन टीम विन करती है, और आज शाम की और रात की भी ट्रांसमिशन आपके साथ ही रहेगी। अभी तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।